मानो ना मानो दोस्तों, इतिहास ज़रूर दोहराती है अपनी हकीकत। इतिहास के इस सीरीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के जो है सामाजिक संरचना में परिवर्तन को देखेंगे, दक्षिण भारत के राजाओं को देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे कि वहाँ पे कैसे दक्षिण भारत में जैसे पूर्वकालिक हुआ और राजपूत काल भी वहाँ पे महत्वपूर्ण जो थे उनको हम देखेंगे। तो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में, अपने चैनल में। तो आप इस सीरीज को देखते रहिए। हम आपको इतिहास के चैप्टर वाइज यानी सीरीज वाइज सीरीज रिवीजन यानी जो कि महत्वपूर्ण, बहुत से महत्वपूर्ण है, जो हर एग्ज़ाम में आने ते हैं, वही सीरीज करा रहे हैं, वही क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो हम लोग एंशिएंट के लास्ट में अब यानी प्राचीन भारत के लास्ट में पहुंचने वाले हैं। तो उसी के लास्ट में, और ये भी ध्यान देना दोस्तों कि हम इसके लास्ट में आपको 300 या 200 का क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो समय न गवाते हुए हम प्रारंभ करते हैं कि यहाँ से आज देखेंगे कि प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना में परिवर्तन, यहाँ यानी कि वहाँ पे जो सोशल रिफॉर्म हुए थे, सामाजिक परिवर्तन हुए थे, उसको हम देखेंगे। मानव ने प्रस्तर युग के अंत और धातु युग के आरंभ में खाद्य उपजाना और घर में रखना सीखा। इसका मतलब ये है कि उस समय उन्होंने खाद्य को यानी खाने की सामग्री को उगाना और उसको रखना भी सीखा। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जनजातीय समाज से लेकर प्रारंभिक मध्यकाल में सामंतीय समाज तक की प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना में कई परिवर्तन हुए। उसमें परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन हुए, जैसे कि कहा जाता है कि वैदिक कालीन समाज के विषय में हमारे वेदों से जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन कबीले के मुखिया द्वारा चलाया जाता है। वहीं ऋग्वैदिक कालीन समाज कबीलाई समाज था, जो तीन वर्गों योद्धा, पुरोहित एवं सामान्य जनों में विभाजित था। वहीं कहा जाता है कि इस समाज व्यवस्था के आधार पर विभाजित था। इस समय समाज व्यवस्था के आधार पर विभाजित था। ऋग्वैदिक काल में कहा जाता है कि सेवक वर्ग के रूप में शूद्र का अस्तित्व नहीं था, यानी कि वहाँ पे शूद्र का स्थान नहीं मिलता है ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल, उसके बाद वैदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, हम ये सामाजिक संरचना देख रहे हैं, वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का, ठीक, मतलब सभी का भी संरचना देखेंगे। और उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि इस समय समाज स्पष्ट 4 वर्गों में विभाजित हो गया था, यानी कि वैदिक काल में सिर्फ समाज 3 वर्गों में विभाजित था और उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में विभाजित था। शूद्र के विषय में प्रथम जानकारी पुरुष सूक्त से मिलती है। अगर कहीं पूछे तो शूद्र की जानकारी सबसे पहले हमें कहाँ मिलती है, तो आप बताइएगा कि पुरुष सूक्त से मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि द्विज या द्विजम्मा जो थे, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जीवन के 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता था। इन तीनों वर्णों के उपनयन संस्कार का अधिकार भी मिलता था। अब तैत्तिरीय संहिता में वैश्यों का मुख्य उद्यम कृषि तथा पशुपालन बताया गया। कहा जाता है कि वहाँ बहुविवाह, दहेज प्रथा एवं विधवा विवाह का प्रचलन था। इस समय तक आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास के रूप में पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था। वहीं कहा जाता है कि गृह सूत्र में अनेक संस्कारों की बात कही गई जो व्यक्ति की सुक्ति के लिए आवश्यक माने जाते थे। मुक्तः जन्म से लेकर मरण तक 16 संस्कार का पालन किया जाता है। उस समय कहा जाता है दोस्तों कि बच्चे के जन्म से मरण तक विवाह संस्कार, बाल संस्कार, मुंडन संस्कार, यानी कि जो भी आप संस्कार देखते हैं, और उसके बाद मरने के बाद जो 16वां संस्कार होता था वो भी करके 16 संस्कार किए जाते थे।
सूत्र काल में स्त्रियों की स्थिति वैदिक काल की अपेक्षा हीन थी। यानी कहा जाता है उस समय स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके बाद सर्वप्रथम सर्वप्रथम शांति शांति पर्व में ही चारों वर्णों को वेद सुनने की व्यवस्था का विधान मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मौर्यकालीन से पूर्व गुप्त काल तक का देखते हैं। मौर्य काल से पूर्व और गुप्त काल तक का देखते हैं। ठीक है, तो मौर्य युग में सामाजिक संरचना ने निश्चित रूप धारण कर लिया था और जाति प्रथा की कठोरता तथा स्थायी विशेषता बन गई थी। किसी ब्राह्मण अपराधी को किसी भी कारण से मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। यानी किसी भी ब्राह्मण अपराधी को किसी भी कारण मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। मन एवं याज्ञवल्क्य के अनुसार क्षत्रिय आपात स्थिति में वैश्य का व्यवसाय अपना सकता था। यानी कहा मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य के अनुसार कहा जाता है क्षत्रिय आपात स्थिति में वैश्य का व्यवसाय अपना सकता था। यानी जो वैश्य काम करते थे वो क्षत्रिय भी कर सकते आपातकालीन स्थिति में। बौद्ध संहिता में वैश्यों के गणपति, पाली, गणपति, जैन, प्राकृति, गहवती कहा गया। अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया। अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य बताया गया। ठीक है दोस्तों, तथा उन्हें म्लेच्छ से भिन्न माना गया। अब स्त्रियों की स्थिति हम लोग देख लेते हैं। स्त्रियों की स्थिति में अगर बात करें तो अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु कहा जाता है बहुविवाह में दहेज प्रथा का प्रचलन मौर्य काल में था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूप जीवा कहा जाता था। यानी जो वेश्यावृत्ति कर सकती थी उस समय उन्हें रूप जीवा कहा जाता था। पतंजलि ने महिला छात्राओं को उपाध्याय की संज्ञा दी। मनु में पत्नी हत्या को ब्रह्म हत्या के समान घोर पाप माना। मनुस्मृति में कहा जाता है कि जो पत्नी की हत्या करता वो ब्रह्म हत्या के समान उसे पापी माना जाता था। महाभारत में पुत्री की संपत्ति पर अधिकार का जोरदार ढंग से निरूपण किया गया। कात्यायन के अनुसार स्त्री अपनी संपत्ति बेच सकती थी। कात्यायन के अनुसार स्त्री अपनी संपत्ति बेच भी सकती थी। विवाह की बात अगर बात किया जाए तो यहाँ पर प्राचीन भारत में विवाह को एक धार्मिक कृति एवं एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया। मनुस्मृति में विवाह के 4 उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से पहला कहा जाता है कि अपत्य या संतानोत्पत्ति, दूसरा धर्म कार्य एवं यज्ञ की अनुष्ठान आदि, तीसरा काम एवं चौथा प्रेत ऋण से मुक्ति। ठीक है, अब पितृ से मुक्ति। मनुस्मृति के अनुसार पुत्र ही पिता का मोक्षदाता था। मौर्य काल में विवाह की आयु लड़के की 16 और लड़की की 12 वर्ष की मानी गई थी। इसमें 4 प्रकार के विवाह ब्रह्म, प्रजापति, आर्य एवं दैव की धर्मानुकूल माना गया है। विवाहों में ब्रह्म विवाह सबसे आदर्श विवाह मान। दोस्तों, विवाहों की बात करें तो हम विवाह भी इससे पहले हमने विवाह कवर कर चुके हैं, जब उधर हम सामाजिक स्थिति पढ़ रहे थे मौर्य काल और गुप्त काल की। तो अब इसके विवाह 4 प्रकार हैं, जिसमें ब्रह्म विवाह सबसे आदर्श विवाह था। कौटिल्य ने कतिपय स्थितियों में स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह की अनुमति दी। यानी कौटिल्य ने जो स्थिति दी उसमें स्त्रियों के पुनर्विवाह की भी स्थिति को दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे और देखते हैं, जिसमें से कहा जाता है कि जो विधिवत पुनर्विवाह करने वाली स्त्री को प्राचीन ग्रंथ में पुनर्भू की संज्ञा दी गई। जो जिनकी शादी विधिवत रूप से होती थी उन्हें क्या कहा गया? पुनर्भू कहा गया। अब यहीं पे जो होता है कि गुप्तकालीन समाज में समाज जीवन जो था वो 4 वर्गों में समाज विभाजित का प्राचीन सिद्धांत गुप्त युग में सामाजिक व्यवस्था का मूलाधार बना रहा। बृहद संहिता में 4 वर्गों के लिए अलग अलग बस्तियों की व्यवस्था की गई।
मनु जैसी प्रारंभिक लेखकों द्वारा अनुमोदित नियोग धीरे धीरे समाप्त हो गए। याज्ञवल्क्य ने कहा है कि स्त्रियां उपनयन तथा वेदाभ्यास के लिए अयोग्य थी। याज्ञवल्क्य में कहा गया कि स्त्रियां उपनयन तथा वेदाभ्यास नहीं कर सकती हैं। क्षेत्रज कनिन पर पुरुष में जन्मा पुरुष, क्षेत्रज या कनिज किसे कहा जाता था? पर पुरुष से जन्मा पुत्र। आप ये समझिएगा, पर पुरुष यानी स्त्री जिससे शादी होती थी उससे ना होके दूसरे से जो पुरुष होता था उसे पर पुरुष कहते हैं। उससे जन्मा पुत्र को क्षेत्रज एवं कनिन कहा जाता। औरस, औरस स्वयं अपनी पत्नी द्वारा जन्मा पुत्र, औरस पुत्र यानी कि स्वयं अपनी पत्नी द्वारा जन्मा पुत्र को औरस कहा जाता है। ठीक है। अब मिताक्षरा, जो मिताक्षरा एवं दैभाग्य में स्त्रियों को मृत पति की संपत्ति का पूर्ण अधिकारी घोषित किया गया था। ये गुप्तकालीन में है, इसीलिए कहा जाता है गुप्तकालीन में। और तो स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। अब हम दक्षिण भारत की अगर बात कर लें तो एहोल लेख की रचनाकार रविकीर्ति था। एहोल, ये ध्यान दीजिएगा, एहोल लेख जो है ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो एहोल जो है उसके रचनाकार कौन थे? रविकीर्ति थे। गोवा वह स्थान था जिसे रेवती द्वीप के नाम से जाना जाता। आज जहाँ गोवा है वहाँ रेवती द्वीप कहा जाता था। वेंगी के पूर्व चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। ठीक है। अब हम थोड़ा दक्षिण भारत के शासक एवं उनका वंश देख लेते हैं। ये देखिए, यही इसकी खासियत है इस नोट्स की कि इसमें ये ऐसे ही अलग अलग करके कोष्टक वाइज करके दिया रहता है। तो अगर हम बात करें तो जयसिंह यानी दक्षिण भारत के शासक एवं उनके वंश, जैसे ये शासक कौन से, इनके वंश कौन था? जयसिंह जो थे वो शिव स्कंद वर्मन। ठीक है। रणराग जो थे विष्णुगुप्त थे। ठीक है। पुलकेशिन प्रथम सिंह विष्णु थे, उनका वंश था। ठीक है। कीर्तिवर्मन जो महेंद्र वर्मन प्रथम के वंश थे। ठीक है ना। उसका मंगलेश जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के थे। पुलकेशिन द्वितीय परमेश्वर वर्मन द्वितीय के थे। विक्रमादित्य प्रथम नरसिंह वर्मन द्वितीय के वंशज थे। ठीक है, वंश थे। विनयादित्य परमेश्वर वर्मन थे इनके वंश। विजयादित्य के जो थे वो नंदी वर्मन द्वितीय थे। विक्रमादित्य द्वितीय वर्मन थे। कीर्तिवर्मन नंदी वर्मन द्वितीय थे। चालुक्य एवं चालुक्य कल्याणी के चालुक्य थे निपतुंग वर्मन थे। तैलभ द्वितीय अपराजिता। सत्यार्थ राष्ट्रकूट थे। विक्रम पंचम दंतदुर्ग। जयसिंह कृष्ण प्रथम। सोमेश्वर ध्रुव के। विक्रमादित्य षष्ठम गोविंद तृतीय। सोमेश्वर तृतीय। सोमेश्वर जो थे वो, हाँ, सोमेश्वर तृतीय अमोघवर। जगदिल मल्ल द्वितीय कृष्ण द्वितीय को। चोल वंश इंद्र द्वितीय तृतीय को। विजयालय गोविंद चतुर्थ को। आदित्य प्रथम अमोघ वर्ष तृतीय को। परांतक कृष्ण तृतीय को। चालुक्य शासन को कुल देवता विष्णु थे। चालुक्य शासक का कुल देवता कौन थे? विष्णु थे। एहोल स्थित मेगुती के जैन मंदिर का निर्माण की रविकीर्ति था। जो एहोल स्थिति है उसमें मेगुती के जैन मंदिर का निर्माण करता रविकीर्ति थे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आगे क्या है? राष्ट्रकूट शासन का संस्थापक दंतदुर्ग था। गणित सार संग्रह का लेखक महावीराचार्य था। राष्ट्रकूट राज्य के आय का प्रमुख साधन भूमिकर था। देवगिरी के यादव वंश का संस्थापक भिल्लम था। यादव वंश के अंतिम शासक रामचंद्र था। कदम राज्य का संस्थापक मयूर शर्मन था। गंग वंश का प्रथम शासक कोंकणी वर्मन था। वारंगल का काकतीय वंश संस्थापक वेद प्रथम था। पल्लव वंश का प्रथम शासक सिंह वर्मन था। चोल साम्राज्य में प्रांत को मंडलम कहा जाता था। नगर की स्थिति थी उस सभा को नागरतार कहा जाता था। श्रीनिवास नेल्लूर को कोरंगनाथ मंदिर परांतक प्रथम ने बनवाया था।
एरातेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज द्वितीय ने कराया था। मालाबार पहाड़ी जहाँ इलायची एवं गोल मिर्च की कृषि होती है, वो एरातेश्वर मंदिर का निर्माण ये हो गया। मालाबार पहाड़ी क्या है, वहाँ पे इलायची एवं गोल मिर्च की कृषि होती है। कपूर का निर्माण दक्षिण भारत की पहाड़ियों पर होता है। अब दोस्तों हम पूरे मध्यकाल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दुर्लभ वर्मन, जिसे कश्मीर में कोंकण वर्ण की स्थापना की थी। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की सुप्रसिद्ध शासिका रानी दिक्ता थी। वहीं कहा जाता है कि 1003 ईस्वी कश्मीर के लाहौर वंश संस्थापक संग्राम राज था। 12वीं सदी में राजतरंगी की रचना की गई थी। लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह थे। बंगाल में पाल वंश शासकों में 400 वर्षों तक शासन किया था। देवपाल पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। राजेंद्र प्रथम, जिसने 1023 ईस्वी में पाल वंशी शासकों को पराजित किया था। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल था। ठीक है दोस्तों, पाल वंश का शक्तिशाली, देखिए ये पाल वंश के बारे में थोड़ा है। जैसे देवपाल पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली था। ठीक है, और अगर राजेंद्र प्रथम की बात करें तो ये राजेंद्र प्रथम जो है वो पाल वंश शासक को पराजित किया। पाल वंश का द्वितीय संगम महिपाल था। ठीक है, बल्लाल सेन, जिसे गढ़ेश्वर की उपाधि धारण की थी। बल्लाल सेन, जिसे क्या हुआ कि गढ़ेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, लक्ष्मण सेन, जिसने अपूर्व ग्रंथ अद्भुत सागर का पूर्ण किया था। हलायुत लक्ष्मण सेन का प्रथम न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। पुण्य वर्मन कामरूप के वर्मन वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। दोस्तों वही कहा जाता है कि भास्कर वर्मन वंश का अंतिम महान शासक था, जिसमें लक्ष्मण सेन, जिसके दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे। अब अगर राजपूत शासन की बात कर लें तो राजपूत शासन में कहा जाता है कि 7वीं से 12वीं सदी के काल में राजपूत काल कहा गया। 7वीं से 12वीं सदी को राजपूत काल कहा गया। वहीं कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश संस्थापक नाग भट्ट, जिसने 730 से 756 ईस्वी तक शासन किया था। प्रतिहार वंश जिसका शासक मिहिर भोज था। वहीं प्रबंध चित्तमणि नामक ग्रंथ का लेखक मेरुतुंग था। 7वीं सदी में शाकंभरी चौहान वंश के संस्थापक वसुदेव ने की थी। वहीं बुंदेलखंड, जहाँ चंदेलों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। यशोवर्मन के मध्य प्रदेश में खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण करा। दोस्तों यशोवर्मन कहा जाता है कि मध्य प्रदेश खजुराहो में विष्णु मंदिर, आज भी आप जाएंगे तो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। चंदेलों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया। खजुराहो मंदिर दोस्तों चंदेलों के द्वारा निर्माण कराया गया और कहा जाता है कि इसकी कला आज भी सुप्रसिद्ध है। विद्यासागर चंदेल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासन था। खजुराहो का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर कंडरिया महादेव का मंदिर है। अब हम प्रमुख राजवंश के बारे में देख लेते हैं साथियों। और कहा जाता है कि देखिए हम इसमें क्या समझेंगे कि जैसे कि प्रमुख राजवंश हो गए। ठीक है, प्रमुख राजवंश, उससे उसकी राजधानी और संस्थापक, जैसे पाल वंश की राजधानी मुंगेर में, संस्थापक गोपाल। पाल वंश की राजधानी ऐसे पढ़ेगा, पाल वंश की राजधानी मुंगेर, उसके संस्थापक गोपाल। चालुक्य की वातापी, संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य की वातापी, संस्थापक पुलकेशिन द्वितीय। चंदेल खजुराहो, चंदेल के संस्थापक नटनुक, ठीक है। परमार मारवा जिसे कहा जाता है, उसकी धारा, उसके जो संस्थापक शेख द्वितीय। शाही वंश उद्यमानपुर, कल्लर, ठीक है, कल्लर कल्लिय शाही राजतरंगड़ी, ठीक है। प्रतिहार कन्नौज, प्रतिहार की राजधानी कन्नौज, उसके संस्थापक हरिश्चंद्र। प्रतिहार कन्नौज, उसके संस्थापक हरिश्चंद्र।
राष्ट्रकूट मान्यखेड़, राष्ट्रकूट के राजधानी मान्यखेड़, उसके संस्थापक दंतदूर, राष्ट्रकूट के संस्थापक दंतदूर। पल्लव की कांची, पल्लव की कांची, पल्लव की संस्थापक सिंहवर्मन। चोल वंश का राजधानी तंजौर, चोल वंश के संस्थापक विजयालय, चोल वंश संस्थापक विजयालय। सेन राड या लखनौनी, उसके संस्थापक सामंत सेन, सेन के संस्थापक सामंत सेन। चौहान वंश जो था उसके साकम भरी अजमेर में, उसके संस्थापक वासुदेव। चालुक्य गुजरात के जो है अहिलवाड़ में, उसके संस्थापक मूलराज। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम थोड़ा देखेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध को। ठीक है, युद्ध देखेंगे, उससे पहले हम थोड़ी सी बातें इधर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल प्रथम था, कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल प्रथम था। गुजरात के चालुक्य वंश या सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था, गुजरात की चालुक्य वंश या सोलंकी वंश संस्थापक मूलराज प्रथम था। गुजरात के चालुक्य वंश की राजधानी अहिलवाड़ थी, अहिलवाड़ में थी। राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। लौहर एवं सती प्रथा का प्रचलन राजपूत काल में था। गुप्तोत्तर या पूर्व मध्यकाल में शूद्रों की व्यवस्था कृषि हो गया था। सांभर झील वह झील है जिससे नमक तैयार किया जाता था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर संगमरमर से निर्मित था। कोक शास्त्र का लेखक कोका पंडित था। द्रविड़ शैली के मंदिर के निर्माण पल्लव थे। बद्रीनाथ वह स्थान है जहाँ ज्योतिष पीठ की स्थापना की थी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा भारतीय इतिहास पर मुख्य युद्ध देख लेते हैं मेरे साथियों। ये 303 ईस्वी में कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा यूनानी नरेश सेलुकस पराजित किया गया। 261 कलिंग का युद्ध, सम्राट अशोक की कलिंग पर विजय हुई। उसके बाद 155 ईस्वी पूर्व में भारत पर यूनानी नरेश मिनांडर पर आक्रमण का हुआ। 90 ईस्वी पूर्व में भारत पर शकों का आक्रमण हुआ। 454 ईस्वी में प्रथम हुड़ आक्रमण हुआ। 495 में द्वितीय हुड़ आक्रमण हुआ। 711 से 12 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का सिंध पर आक्रमण हुआ। 1000 से 27 महमूद गजनवी का भारत पर 17 बार आक्रमण हुआ। 1294 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी के यादव राज्य पर आक्रमण। दक्षिण में तुर्क का प्रथम आक्रमण हुआ। 1545 कलिंजर का युद्ध घेरा डाला और शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध, मुगल सेनाओं द्वारा मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप पराजित हुए। 1632-1633 1632 से कहा जाता है 1633 शाहजहां द्वारा अहमदनगर पर विजय किया गया। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि 1665 में राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी पराजित और पुरंदर की संधि हुई। 1739 ईस्वी में नादिर शाह की भारत पर आक्रमण हुआ। 1746 कर्नाटक का प्रथम युद्ध। 1748 से 54 में कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। 1756 से 63 तक कर्नाटक का तृतीय युद्ध। 1757 प्लासी का युद्ध बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला क्लाइव द्वारा पराजित हुआ। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध जिसमें मोहम्मद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। 1767 से 69 प्रथम मैसूर युद्ध। 1780 से 82 प्रथम मराठा युद्ध। 1774 ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से रूहेला और अवध में नवाबों के बीच रूहेला युद्ध हुआ। 1775 से 82 प्रथम मराठा युद्ध। 1780-84 मैसूर का द्वितीय युद्ध। 1792 मैसूर का तृतीय युद्ध। 1799 मैसूर का चौथा युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित और मृत्यु हुई। 1700 कहा जाता है कि 1802 से 4 के द्वितीय मराठा युद्ध। 1817 से 18 के तृतीय मराठा युद्ध। 1875 से 76 प्रथम सिख युद्ध। 1846 अंग्रेजों और सिखों के मध्य
आलीवाल का युद्ध जिसमें सिख पराजित हुए। 1848-49 द्वितीय सिख युद्ध, ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय। 1857 का विद्रोह, गदर, भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध था। तो दोस्तों हमने ये आज एंशियंट हिस्ट्री का जो है समाप्त करने का प्रयास किया है, और अब हम इसे आगे से हम प्रयास करेंगे कि हम इसका प्रश्न उत्तर लेंगे, जिसे आप देख सकते हैं इसी के आगे प्रश्न उत्तर भी है। तो हम इसको लगभग आप 300 के लगभग में आपको प्रश्न उत्तर कराएंगे। दोस्तों अपना प्यार, अपना दुलार बनाए रखिएगा, और कैसा है, क्या कमियां हैं, आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।